नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह 6 बजे की खबरों में बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं युद्ध के मैदान से आ रही कुछ बड़ी खबरों के साथ। इजराइल के हाइफा पर हिज़्ब के हमले देखने को मिले हैं। 23 जुलाई को दूसरी बार मिसाइल से हमला किया गया है। बुरकान मिसाइल से दहला है इजराइल का हाइफा इलाका। तो बुरकान मिसाइल से एक बार फिर हाइफा इलाके में हमला किया गया है। ये इजराइल का बेहद महत्वपूर्ण इलाका और एक बार फिर से इस इलाके को निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग से अरब के समीकरण इतने बिगड़ चुके हैं कि परमाणु युद्ध की आशंका मंडराने लगी है। अरब में तुर्क बनाम सऊदी का संग्राम छिड़ने के हालात बन गए हैं। नेटो देश तुर्की हिजबुल्लाह के समर्थन में आ गए हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायली जमीन पर हमलों की रेंज जो है उसको और बढ़ा दिया है और इससे इजराइल में भारी नुकसान होने की आशंका है। ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के जरिए इजराइल को घेरने के साथ ही अरब के कई देशों का एक गठबंधन अब तैयार हो चुका है। अरब के इन देशों में चलने वाले शिया और सुन्नी मिलिटेंट संगठन एकजुट नजर आ रहे हैं। इन नए बनते समीकरण और पुराने बिगड़ते समीकरणों से अरब गॉडफादर के वर्चस्व वाली विनाशक जंग कभी भी शुरू हो सकती है। यह रिपोर्ट देखिए। एक तरफ ईरान और उसके प्रॉक्सी का गठबंधन, इनके साथ अरब के सीरिया, इराक, लेबनान जैसे देश और उनको तुर्की का समर्थन। ये अरब के नए शक्ति समीकरण हैं जो इजराइल के खिलाफ ठोस आकार ले चुके हैं और इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी हो चुकी है। अरब की शक्ति समीकरण अब ईरान और रूस के हक में बनते जा रहे हैं। इन नए गठबंधनों के चलते अमेरिका और इजराइल की स्थिति कमजोर होती जा रही है। हिजबुल्लाह ने अपनी बढ़ती ताकत का नमूना इजरायली जमीन पर दिखा भी दिया है। 22 जुलाई की रात हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट वर्षा की है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के हाइफा शहर से हमलों की शुरुआत की और शहर में अफरा तफरी मच गई। हिजबुल्लाह ने हाइफा सहित इजराइल के कई शहरों पर रॉकेट वर्षा की। पूरे उत्तरी इजराइल में हमलों के चलते अलर्ट सायरन गूंजने लगे और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम एक्टिवेट हो गया। हिजबुल्लाह ने 22 जुलाई की रात को इजराइल पर 100 से ज्यादा रॉकेट हमले किए और ये हमले 23 जुलाई की सुबह तक जारी रहे। हिजबुल्लाह की मिसाइल फोर्सेस ने बॉर्डर के बहुत करीब से रॉकेट बरसाए। हिजबुल्लाह ने 55 किलोमीटर की रेंज वाले 100 से ज्यादा रॉकेट हमले किए। इसके साथ ही शोल्डर माउंटेड मिसाइल हमले भी किए गए।
हिजबुल्लाह लड़ाकों ने एंटी टैंक मिसाइल से भी इजराइल पर हमले किए हैं। हिजबुल्लाह के हमलों की रेंज लगातार बढ़ती जा रही है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के जिन इलाकों पर हमले किए वो लेबनान बॉर्डर से 60 किलोमीटर दूरी पर है। हिजबुल्लाह ने मैतुला, शेबा फार्म्स, किरियत शिमोना, नाब्लुस, गैलिली, हाइफा, मोशाव, सुरीलाब, वेस्टर्न गैलिली सहित कई शहरों पर एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट हमले किए हैं। हिजबुल्लाह के हमलों से लेबनान बॉर्डर से सटे इजरायली इलाकों में आग लग गई है। इजरायली सरकार के मुताबिक 156 एकड़ से ज्यादा फसल और जंगली इलाकों में इस वक्त आग लगी है। ईरान, रूस सहित अरब के कई देशों और प्रॉक्सी संगठनों के एकजुट होने के बाद हिजबुल्लाह की रणनीति है कि उत्तरी इजराइल में बने सैन्य बेस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। और 22 जुलाई की रात इसी रणनीति के तहत हिजबुल्लाह ने हमले किए हैं। हिजबुल्लाह बॉर्डर से लगभग 1800 मीटर दूरी से इजराइल पर हमले कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा रॉकेट टारगेट पर गिरने में कामयाब हो सके। इसके साथ ही हिजबुल्लाह जो उसके लड़ाके हैं इजराइल के अर्ली वार्निंग सिस्टम पर हमले कर रहे हैं ताकि रॉकेट का अलर्ट लोगों को ना मिल सके। साथ ही इसलिए हिजबुल्लाह ने शेबा फार्म्स में इजराइल का एक रडार सेंटर नष्ट कर दिया है। इजराइल के कारमेल सैन्य बेस पर भी हिजबुल्लाह ने एंटी टैंक मिसाइल से हमले किए हैं। किरियत शिमोना के कैंप गिबोर पर लड़ाकों ने रॉकेट बरसाए हैं। उत्तरी इजराइल के एवितोल में सिनगित बेस पर 22 जुलाई की रात कई रॉकेट से हमले किए गए हैं। इसके साथ रूसी सेना के फेरी शिप पर भी ड्रोन से हमला किया गया है। इजराइल पर हमले गाजा युद्ध का परिणाम है। गाजा पर लगातार इजराइल के हमलों के बाद ही हिजबुल्लाह ने जंग का मोर्चा खोला। अब गाजा युद्ध के चलते अरब के समीकरण इतने बिगड़ चुके हैं कि अमेरिका के हाथ से अरब का नियंत्रण निकलता जा रहा है। 2011 के बाद से सीरिया और तुर्की के राष्ट्रपति की मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन पुतिन के दखल के बाद अब ये होने जा रहा है। मॉस्को में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब अर्दोआन की बैठक होने वाली है। इस बैठक में सीरिया और तुर्की के मतभेद दूर किए जाएंगे। तुर्की सीरिया के कुर्द विद्रोहियों को शरण देने के खिलाफ है, लेकिन अब इस मामले पर सुलह हो सकती है। सीरिया रूस, ईरान और हिजबुल्लाह के साथ है और तुर्की भी गाजा युद्ध के बाद इस खेमे के करीब आ रहा है। तुर्की नेटो का सदस्य है और गाजा के मुद्दे पर हिजबुल्लाह के साथ है। इस खेमे में आने वाले देश हैं ईरान, सीरिया, इराक और लेबनान। तुर्की और ईरान के खिलाफ खड़े होने वाले सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और जॉर्डन जैसे देश हैं। यानी गाजा को लेकर अब अरब दो फाड़ हो चुका है और इजराइल सहित अमेरिका को समर्थन देने वाले अरब देशों के खिलाफ शिया सुन्नी संगठन एकजुट हो चुके हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह, यमन से हूती, पाकिस्तान से जेनेबिया ब्रिगेड
अफगानिस्तान से फातमिया ब्रिगेड, इराक से कैतब हिजबुल्लाह, इराक से ही इस्लामिक रेजिस्टेंस, इराक का अल हशद अल शाबी, इराक का पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस और सीरिया में सक्रिय असैब अहल अल हक, सीरिया से चलने वाला हराका हिजबुल्लाह अल नुजाबा, इराक और सीरिया में सक्रिय अशाब अल कहाफ और इराक सीरिया से ही कासिम अल जबारिन, ये सभी शिया मिलिटेंट संगठन हैं। इसके अलावा गाजा से चलने वाला हमास, PIJ, सीरिया से चलने वाला अल शबाब, इराक से चलने वाला अल कायदा, इस्लामिक मगरिब, माली से चलने वाला अंसार दीन जैसे सुन्नी मिलिटेंट संगठन भी हिजबुल्लाह के साथ एकजुट होकर इजराइल पर हमलों की तैयारी में है। गाजा जंग के विस्तार ने अरब को महासंग्राम के मुहाने पर ढकेल दिया है और इन संगठनों ने एकजुट होकर इजराइल पर हमले किए तो एटमी युद्ध तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रूसी सेना के फायरी शिप पर ड्रोन से हमला किया गया है। क्रॉसनोदर के पोर्ट पर तैनात था यह फायरी शिप। यूक्रेनी सेना ने शिप पर कामिकाजी ड्रोन से हमले किए गए। यूक्रेन के ड्रोन हमले में तबाह हो गया रूस का यह फायरी शिप। और यूक्रेन के ड्रोन के प्रहार से रूस की धरती एक बार फिर से दहल गई है। अब ये आम बात हो चुकी है क्योंकि अब तक तो यूक्रेनी ड्रोन क्रीमिया, सेवास्तोपोल पर हमले कर रहे थे, मगर अब यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन्स के निशाने पर दक्षिणी रूस के जो प्रांत है वो आ चुके हैं, जहां यूक्रेन के ड्रोन्स ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। मगर इस बार ज़ेलेंस्की ने युद्ध नीति में बदलाव किया है। वो ये है कि रूसी धरती पर ड्रोन के जरिए टारगेट स्ट्राइक की जा रही है। आखिर क्या है ज़ेलेंस्की का लोन वुल्फ प्लान, जिसमें रूस के कोने कोने में मचा बारूदी कोहराम? इस रिपोर्ट में देखिए। कहीं हथियार गोदाम तबाह हुआ तो कहीं ऑयल डिपो बारूदी गुबार से धधक उठा। कहीं एयरबेस में जलजला आया तो कहीं रूसी ब्रिगेड का मिलिट्री बेस ताबड़तोड़ आसमानी प्रहार से ध्वस्त हो गया। जबरदस्त ब्लास्ट, बारूद से सना आग और धुएं का गुबार, तबाही की ये तस्वीरें रूसी सरजमीन से सामने आई हैं। जहां यूक्रेन के कामिकाज़े ड्रोन्स ने प्रचंड तांडव मचाया। क्रीमिया समेत दक्षिणी रूस के 2 प्रांतों में कोहराम मचाया, वो भी बेहद विध्वंसक अंदाज में। वैसे तो यूक्रेनी ड्रोन्स बीते कई महीनों से रूसी सेना के लिए काल बने हुए हैं, मगर इस बार यूक्रेन ने क्रीमिया समेत दक्षिणी रूस के प्रांतों पर नई युद्ध नीति से हमला किया, और वो है लोन वुल्फ अटैक प्लान। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। यूक्रेनी सेना लोन वुल्फ वॉर प्लान के तहत रूसी धरती को लगातार टारगेट कर रही है। मतलब यह है कि रूसी ठिकानों पर घात लगाकर टारगेटेड स्ट्राइक की जा रही है। और आपको बता दें कि इस युद्ध नीति के जरिए यूक्रेन ने सबसे पहले क्रीमिया प्रायद्वीप पर भीषण तरीके से ड्रोन से स्ट्राइक की। दावा किया जा रहा है कि बीते 48 घंटे में यूक्रेन ने क्रीमिया पर 96 से ज्यादा विस्फोटक ड्रोन हमले किए हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेनी सेना ने दक्षिणी रूस के रोस्तोव प्रांत पर भी ताबड़तोड़ ड्रोन दागे हैं।
इसके अलावा रोस्तोव में यूक्रेन के आत्मघाती उड़न दस्तों ने बीते 3 दिनों में रूस के 3 फाइटर जेट बेस को ही तबाह कर दिया। इसके अलावा अजोव सागर के दक्षिणी पूर्वी छोर पर मौजूद रूस के क्रास्नोदर प्रांत पर भी यूक्रेन ने सिलसिलेवार ढंग से ड्रोन से हमले किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेन के ड्रोन अटैक में क्रास्नोदर प्रांत के ताप्से इलाके में बनी ऑयल रिफाइनरी जलकर खाक हो गई है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस का दहलना बेहद ही चौंकाने वाला है, क्योंकि यूक्रेनी ड्रोन रूसी डिफेंस के सुरक्षा कवच को भेदकर रूसी धरती पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन्स ने युद्ध की बिसात ही बदल डाली है। लेकिन यूक्रेन के सीरियल ड्रोन अटैक के कारगर साबित होने की वजह है लोन वुल्फ वॉर प्लान, यानी पुख्ता प्लानिंग के साथ तय किए गए टारगेट पर सटीक हमला करना। दरअसल रूस पर टारगेटेड स्ट्राइक करने के पीछे की वजह है यूक्रेन का वेपन क्राइसिस। आपको बता दें कि युद्ध के 29 महीनों बाद यूक्रेनी सेना हथियारों की कमी से जूझ रही है। यूक्रेनी डिफेंस के पास जरूरत के हिसाब से गोला बारूद नहीं है, लिहाजा इसके चलते यूक्रेनी सेना रूस पर टारगेटेड स्ट्राइक कर रही है। ऐसा नहीं है कि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद कर दी है, लेकिन जिन हथियारों की डिमांड ज़ेलेंस्की ने की थी वो अगले कुछ दिनों में कीव पहुंचने वाले हैं। हालांकि इससे पहले यूक्रेन के वेपन क्राइसिस को कम करने के लिए नेटो के कई देशों ने आपात रिचार्ज यानी युद्ध स्तर पर बम, गोला बारूद और विध्वंसक हथियारों की सप्लाई की। जहां चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को 50,000 आर्टिलरी शेल दिए हैं, तो वहीं लातविया ने यूक्रेन को 500 से ज्यादा कामिकाज़े ड्रोन भेजे हैं। इसके अलावा बुल्गारिया भी यूक्रेन को नए हथियारों की सप्लाई करेगा। ब्रिटेन भी जल्दी यूक्रेन को रेथियोन्स एंटी ड्रोन लेजर वेपन देगा। जहां एक तरफ यूक्रेन के प्रचंड आसमानी प्रहार का ट्रेलर क्रीमिया, अजोव सागर और दक्षिणी रूस में देखने को मिल रहा है, तो वहीं रूसी कब्जे वाले डोनेट्स्क रीजन में यूक्रेन ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से रूसी वायुसेना के Su-25 लड़ाकू विमान को आसमान में ही ढेर कर दिया। आसमान में जैसे ही यूक्रेनी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ने रूस के Su-25 लड़ाकू विमान को हिट किया, जोरदार धमाके के साथ आग का गुबार उठता दिखाई दिया और चंद सेकंड के भीतर आग के गोले में तब्दील विमान का मलबा जमीन पर आकर गिरा, वो भी जोरदार ब्लास्ट के साथ। वॉर एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्रीमिया से क्रास्नोदर तक, अजोव सागर से रोस्टोव तक ज़ेलेंस्की के बारूदी प्रतिशोध की सिर्फ एक वजह है, ईस्टर्न यूक्रेन पर रूस का हमला। बस इसी का पलटवार करते हुए यूक्रेन ने रूस के कई इलाकों पर भीषण बमबारी की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और अब आगे बात अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर हुए गोलीकांड की। ट्रंप गोलीकांड में सीक्रेट सर्विस चीफ ने इस्तीफा दे दिया है। किम्बर्ली चीटल ने प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है। ट्रंप कांड में चीटल ने सीक्रेट सर्विस की चूक को माना था। इस बीच खबर यह कि युद्ध का एक और फ्रंट खुल गया है। कुरील आइलैंड वो जगह है जिसके चलते रूस और नेटो में जंग हो सकती है। जापान ने विवादित आइलैंड कुरील के पास ब्रिटेन और इटली के साथ
4 दिनों का युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इस बात से न सिर्फ रूस बल्कि चीन भी भड़का हुआ है। चीन तो जापान और दक्षिण कोरिया के पास युद्धपोत तैनात करने जा रहा है। तो सवाल यही है कि क्या पूर्वी एशिया के समुद्र में जंग की बड़ी आग अब भड़कने वाली है? रिपोर्ट देखिए। विनाश का कुछ ऐसा ही बवंडर पूर्वी एशिया में आ सकता है। तीसरे विश्व युद्ध का फ्रंट पूर्वी एशिया में भी खुल सकता है। पुतिन, जिनपिंग और किम के गठबंधन से पूर्वी एशिया में भी खतरनाक समीकरण बन गए हैं। ये वो समीकरण है जिससे अमेरिका समेत पूरा नेटो डरा हुआ है। नेटो के इसी डर का परिणाम है कि अब उसने रूस के पास युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। ये युद्धाभ्यास जापान, ब्रिटेन और इटली कर रहे हैं। ये ड्रिल 4 दिनों तक चलेगी। F-22 समेत नेटो के सभी अत्याधुनिक विमान शामिल हो रहे हैं। नेटो का ये युद्धाभ्यास रूस, चीन और उत्तर कोरिया को सीधी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। जापान, ब्रिटेन और इटली ये संयुक्त युद्धाभ्यास कुरील आइलैंड के पास कर रहे हैं। वही कुरील आइलैंड जिसको लेकर रूस और जापान में विवाद है। रूस और जापान दोनों इस आइलैंड पर अपना दावा जताते हैं। फिलहाल कुरील आइलैंड पर रूस का कब्जा है। जापान इसी कुरील आइलैंड के विवाद को हवा देकर वॉर एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन रूस इस युद्धाभ्यास से भड़क गया है क्योंकि ये युद्धाभ्यास कुरील के पास हो रहा है। रूस कुरील को अपना इलाका मानता है। इसका मतलब ये हुआ कि नेटो देश रूस की सीमा के पास ही शक्ति प्रदर्शन कर रूस को ललकार रहे हैं, जो पुतिन और उनकी सेना को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। पूर्वी एशिया में नेटो की आक्रामकता बढ़ी तो चीन ने ताइवान में हो रही एक्सरसाइज को रोक दिया। चीन पूर्वी चीन सागर में जापान और दक्षिण कोरिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोतों को डिप्लॉय करने जा रहा है। इतना ही नहीं, चीन ने एक बार फिर से J-20 लड़ाकू विमान की नुमाइश कर अपनी वायु शक्ति का प्रदर्शन किया है। इतना ही नहीं, चीन बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती करने जा रहा है। इसी तरह रूस ने भी सैनिक भर्ती अभियान शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि सैनिकों की यह भर्ती नेटो से युद्ध के लिए की जा रही है। जाहिर है, नेटो हो या रूसी गुट, दोनों हर मोर्चे पर एक दूसरे की घेराबंदी कर रहे हैं। ये युद्ध से पहले की डिप्लॉयमेंट है, जो इस बात का संकेत है कि किसी भी फ्रंट पर नेटो और रूसी गुट में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। किसी भी युद्ध को मानवता पर संकट कहा जाता है, लेकिन युद्ध की नीति बनाने वालों के लिए आपदा में अवसर की तरह होते हैं। यही अमेरिका में हुआ है। यूक्रेन को अमेरिका से सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई होती है। अमेरिका के सैन्य अधिकारियों ने इस हथियार सप्लाई में एक बड़ा घोटाला किया और फर्जीवाड़ा करके 30,000 करोड़ रुपयों का गबन कर लिया। देखिए कैसे अमेरिकी अधिकारियों ने यह घोटाले को अंजाम दिया है।
यूक्रेन के अस्तित्व के लिए हथियार जरूरी है और यूक्रेन के जंग लड़ने से अमेरिका के हित जुड़े हुए हैं। इसलिए यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी है। हर साल अमेरिका का हथियार सप्लाई बजट बढ़ता जा रहा है ताकि यूक्रेन को लगातार हथियार मिलते रहें और रूस की ताकत को घटाया जा सके। – 2022 में अमेरिका ने यूक्रेन को 5,44,000 करोड़ रुपए के हथियार दिए। 2023 में अमेरिका ने यूक्रेन को 5,61,000 करोड़ रुपए के हथियार दिए। 2024 में अभी तक 5,13,000 करोड़ रुपए के हथियार यूक्रेन को दिए जा चुके हैं। बाइडेन यूक्रेन को मदद जारी रखने के लिए प्रतिबद्धता जता चुके हैं और इसी प्रतिबद्धता में अमेरिका के कुछ अधिकारियों को घोटाला करने का मौका मिल गया। अमेरिकन मीडिया का दावा है कि सैन्य अधिकारियों ने खातों में फर्जीवाड़ा करके हजारों करोड़ रुपयों का गबन कर लिया। 23 जुलाई को जारी पेंटागन की रिपोर्ट से पता लगा है कि अमेरिका के सैन्य अधिकारियों ने 26,785 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। साल 2022-2023 के खातों में यह गड़बड़ी पाई गई है। साल 2022-23 के 4 महीनों में 25,110 करोड़ रुपए के हथियार भेजे गए थे। अमेरिका के सैन्य अधिकारियों ने इन हथियारों की कुल कीमत 51,895 करोड़ रुपए दिखाई। – 2024 के जुलाई महीने में पेंटागन की ऑडिट रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है क्योंकि अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने सोची समझी रणनीति के तहत यह काम किया है। सैन्य अधिकारियों ने यूक्रेन को नए हथियार दिए। खाते में पुराने हथियारों को बदलने के नाम पर नए हथियार दिखाए गए। उदाहरण के तौर पर पुराने टैंक के बदले नए टैंक, लेकिन बदले में पुराने हथियार यूएस को नहीं मिले। इस तरह सैन्य अधिकारियों ने 26,785 करोड़ रुपए का घोटाला किया, लेकिन पेंटागन का कहना है कि यह हिसाब किताब की गड़बड़ है। यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों पर घोटाले के आरोप लगते रहे, लेकिन अब अमेरिकी सैन्य अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार के सबूत सामने आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर गाजा के युद्ध के मैदान में इजरायली सेना का जो अभियान है वो अब भी अधूरा है। राफा और खान यूनिस में जबरदस्त तरीके से प्रहार करने के बावजूद हमास के हमले रुके नहीं हैं। खान यूनिस में एक बार फिर जबरदस्त बमबारी हो रही है और लोग पलायन कर रहे हैं। इजराइल हमास को कमजोर करने की कोशिश में है, तो वहीं चीन हमास को मजबूत करने के लिए एक नई डील करवा दी है। अब हमास का कट्टर विरोधी संगठन फतह भी हमास के साथ आ गया है। राफा से लेकर खान यूनिस तक जबरदस्त धमाके। जमीन पर टैंक और आसमान में फाइटर जेट। इजरायली सेना अब गाजा के 2 इलाकों में सबसे ज्यादा ताकत लगा रही है। इतनी लंबी जंग के बावजूद हमास के हमले अभी भी रुके नहीं हैं। एक तरफ आम लोग इलाकों से दूर भाग रहे हैं, तो वहीं खंडहर में तब्दील इमारतों से इजरायली फौज पर लगातार प्रहार हो रहा है। राफा में हमास का गोरिल्ला प्रहार इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इजरायली सेना के टैंकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। राफा की इमारतों में हमास के लड़ाके छिपे हैं। और कोई नहीं जानता कि कब किस खिड़की से ग्रेनेड लॉन्चर चलने वाला है। देखिए कैसे छिप छिप कर हमास के लड़ाके सेना पर हमले करते हैं। गाजा में आम लोगों के लिए जो जरूरी सामान पहुंचाए जा रहे हैं, उसे हमास के लड़ाके हथियारों के दम पर लूट रहे हैं।
खाने पीने का सामान लूटकर हमास के लड़ाके सुरंगों में जमा कर रहे थे। राफा के करीब तलाशी के दौरान हमास की एक और सुरंग का पता चला है। कई सौ मीटर लंबी सुरंग को सेना ने नष्ट कर दिया है। खान यूनिस इलाके से अब तक 4 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। इजराइल खान यूनिस में भयंकर बमबारी कर रहा है। सोमवार को खान यूनिस में 30 लोगों की मौत हो गई। हवाई हमलों से खान यूनिस खंडहर में तब्दील हो रहा है। इस बीच फिलिस्तीनी शरणार्थी के लिए राहत जुटाने वाली एकमात्र यूएन संस्था UNRWA को इजराइल आतंकवादी संगठन घोषित करने वाला है। इजराइल की संसद ने आतंकवादी संगठन घोषित करने वाले बिल को प्रारंभिक मंजूरी दे दी है। इधर हमास और मजबूत होने जा रहा है क्योंकि फिलिस्तीन की 2 सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां हमास और फतह ने सुलह कर ली है। चीन ने मंगलवार को दोनों के बीच डील कराई है। रिपोर्ट के मुताबिक अब एक दूसरे की कट्टर विरोधी पार्टियां एक साथ मिलकर काम करेंगी। जंग खत्म होने के बाद दोनों दल गठबंधन से फिलिस्तीन में सरकार चलाएंगे। फतेह इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाके वेस्ट बैंक में सरकार चलाता है। समुद्री तट की तरफ बसे फिलिस्तीनी हिस्से गाजा में हमास की सरकार है। 2006 के गाजा इलेक्शन में फतेह की हार के बाद वहां हमास की सरकार बनी थी। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। 3 साल पहले इटली के एक पत्रकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जॉर्जिया मेलोनी, जो कि मौजूदा वक्त में इटली की प्रधानमंत्री हैं, उन पर टिप्पणी की थी। मेलोनी की हाइट पर तंज कसा था, जिसके बाद मेलोनी ने लेडी पत्रकार के खिलाफ कानून का सहारा लिया और अब 3 साल बाद इस मसले पर कोर्ट का फैसला आ गया है। आखिर क्या है इस फैसले में, इस रिपोर्ट में देखिए। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का मजाक उड़ाना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेलोनी की हाइट को लेकर तंज कसना एक लेडी पत्रकार को भारी पड़ गया, क्योंकि इटली की लेडी पीएम का मजाक उड़ाने के मामले में मिलान की एक अदालत ने लेडी जर्नलिस्ट पर भारी भरकम जुर्माना ठोक दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पत्रकार गिउलिया कार्टिस ने इटली की पीएम मेलोनी पर टिप्पणी की। सोशल मीडिया पर पीएम मेलोनी की लंबाई को लेकर मजाक उड़ाया। 3 साल पुराने इस मामले को कोर्ट ने बॉडी शेमिंग के तौर पर लिया और पत्रकार गिउलिया पर करीब 4.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। दरअसल ये मामला अक्टूबर 2021 का है, जब मेलोनी बतौर विपक्ष के नेता के तौर पर सक्रिय थी। उस दौरान पत्रकार गिउलिया कार्टिस ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की लंबाई पर पोस्ट के जरिए कमेंट किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गिउलिया कार्टिस ने सोशल मीडिया पर तस्वीर के साथ एक पोस्ट की। तस्वीर इटली के फांसीवादी नेता बेनिटो मुसोलिनी की थी और उस तस्वीर के साथ मेलोनी की फेक तस्वीर का इस्तेमाल किया और लिखा, मैं आपसे डरती नहीं हूँ, आप तो मुझे नजर भी नहीं आती, क्योंकि आपकी लंबाई महज 1.4 मीटर यानी 4 फुट ही है। बस फिर क्या, सोशल मीडिया पर पीएम मेलोनी पर किए गए कमेंट के बाद से पत्रकार कार्टिस की मुश्किलें बढ़ गईं। पीएम मेलोनी ने पत्रकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी और अब 3 साल बाद इस मामले पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। युद्ध के मैदान से आ रही बड़ी खबरों के साथ ईस्टर्न यूक्रेन में रूसी ब्रिगेड का आसमानी प्रहार देखने को मिला है। Su-24 के साथ साथ Su-34 फाइटर बॉम्बर्स के जरिए स्ट्राइक की गई है। ईस्टर्न यूक्रेन के इलाकों में फैब 500 बमों से हमला किया गया। नाटो और रूस के बीच महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और खतरनाक तैयारी शुरू कर दी है। रूस के पास मौजूदा नाटो देश रूस की घेरेबंदी कर रहे हैं।
फिनलैंड रूसी बॉर्डर पर हमले का अभ्यास कर रहा है तो लात्विया ने अपनी सीमा को अभेद्य बना दिया है। इस बीच अमेरिका ने यूरोप में अपना सबसे घातक बॉम्बर तैनात कर दिया है। इस तैनाती से रूस बेहद भड़का हुआ है और डर इस बात का है कि कहीं अमेरिका का यह कदम यूरोप विनाश की एक बड़ी वजह ना बन जाए। रूस और नेटो में जंग अब निश्चित हो चुकी है। इस एटमी युद्ध को कोई टाल नहीं पाएगा। यूरोप में तीसरे विश्व युद्ध का ब्लास्ट होने जा रहा है। नेटो तीसरे विश्व युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है तो रूस का गुट भी नेटो को हराने के लिए बेकरार नजर आ रहा है। रूस और नेटो में जंग की आशंका उस वक्त बहुत बढ़ गई जब आसमान में अमेरिकी बॉम्बर और रूसी लड़ाकू विमानों में आमना सामना हो गया। अमेरिका के B-52H स्ट्रैटोफोर्टिस स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स बैरन सागर के ऊपर एक्सरसाइज कर रहे थे। 1, 2, 3. तभी रूस के MiG-29 और MiG-31 लड़ाकू विमानों ने अमेरिका के दोनों बॉम्बर्स को घेर लिया। रूस ने अमेरिकी बॉम्बर्स को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। हवा में रूसी विमानों और अमेरिकी बॉम्बर के बीच काफी देर तक टकराव की स्थिति बनी रही। आखिरकार भिड़ंत से बचने के लिए अमेरिका के दोनों बॉम्बर रोमानिया के एक एयरबेस पर लैंड कर गए। फिलहाल अमेरिका के दोनों B-52H बॉम्बर रविवार से ही रोमानिया के एयरबेस पर ही तैनात हैं। रूस यूक्रेन के युद्ध छिड़ने के बाद यह पहली बार है कि अमेरिका ने यूरोप में अपने घातक बॉम्बर तैनात कर दिए हैं। अमेरिका की तरफ से की गई ये तैनाती सीधे तौर पर रूस के खिलाफ है। रूस अमेरिका के इस कदम से बहुत भड़क गया है। B-52H अमेरिका का वो बॉम्बर है जो अपने दम पर ही किसी युद्ध का पासा पलट सकता है। ये अमेरिका का सबसे खतरनाक और विध्वंसक बॉम्बर है। यही वजह है कि रूस ने अमेरिका की इस तैनाती को न सिर्फ उकसाने वाला कदम बताया है बल्कि ऐलान कर दिया है कि ये एटमी महायुद्ध का ट्रिगर पॉइंट साबित हो सकता है।
अमेरिका ने रोमानिया में जिस तरह से बॉम्बर्स को तैनात किया है उसका नाम है B-52H। ये अमेरिका का सबसे घातक बमवर्षक बॉम्बर है। ये अपने साथ 31,500 किलो का पेलोड लेकर जाता है और तबाही मचा पाने में पूरी तरह से सक्षम है। ये 1047 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरकर हमला दुश्मन के खेमे में धावा बोलता है। इसकी रेंज में पूरी दुनिया आ जाती है। ये एक बार में 14,200 किलोमीटर का उड़ान भरने में सक्षम है। सबसे खास बात है कि परमाणु मिसाइलें और एटमी फायर करने का मादा भी रखता है। रूस के खिलाफ अमेरिका ने सिर्फ 2 बॉम्बर तैनात नहीं किए हैं, बल्कि रूसी बॉर्डर के पास नाटो ने युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है। ये युद्धाभ्यास फिनलैंड कर रहा है। इसमें फिनलैंड के 2,300 सैनिक शामिल हो रहे हैं। एक्सरसाइज में 420 हथियार भी हिस्सा ले रहे हैं। इन हथियारों के जरिए 2,300 सैनिक रूस पर हमले के लिए लाइव फायर ड्रिल कर रहे हैं। रूस और नेटो में महायुद्ध की आशंका बहुत बढ़ गई है। इस बात से रूस के वो पड़ोसी देश टेंशन में हैं जो नेटो मेंबर हैं। फिनलैंड से लेकर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड ने अपनी सुरक्षा की तैयारी तेज कर दी है। लातविया रूस से लगती अपनी सीमा पर ड्रैगन टीथ बनाने जा रहा है। इसी सीमा पर लातविया पहले ही एंटी टैंक दीवार बना चुका है। युद्ध शुरू हुआ तो रूस सबसे पहले फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर ही आक्रमण करेगा। ऐसे में नेटो के ये सभी देश अपनी सुरक्षा चाक चौबंद करने में जुटे हैं। पश्चिमी देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट है कि नेटो पर हमला करने के लिए रूस पूरी तैयारी कर चुका है। लिहाजा अब नेटो भी रूस को रोकने की कोशिश में जुटा है। नेटो ने 5 लाख जवानों की फौज को युद्ध के लिए स्पेशल अलर्ट पर रखा है। नेटो स्वीडन की तर्ज पर अनिवार्य भर्ती नियम लागू करने पर विचार कर रहा है। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि करीब करीब नेटो के सभी देशों का मानना है कि रूस से युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। इस बीच जर्मनी ने यूक्रेन को सलाह दी है कि वो रूस के सामने सरेंडर कर दे। यूरोप को तभी युद्ध की आग में झुलसने से बचाया जा सकता है। सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि कई यूरोपीय देश डरे हुए हैं। वो जानते हैं कि अगर महायुद्ध शुरू हुआ तो इसका परिणाम बहुत भयावह होगा। कई देशों का अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए वो नहीं चाहते कि यूक्रेन की वजह से नेटो रूस से जंग लड़े। लेकिन नेटो जिस तरह की तैयारी कर रहा है वो इस बात का संकेत है कि रूस और नेटो सेनाओं में युद्ध होकर रहेगा। उधर रूस ने चीन और ईरान के साथ सीक्रेट तरीके से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में रूस और चीन के सैन्य अफसर
3 बार सीक्रेट मीटिंग कर चुके हैं। नेटो से युद्ध की स्थिति में ईरान ने भी रूस का साथ देने की घोषणा कर दी है। यूक्रेन चीन को अपने पाले में लाना चाहता है, इसलिए यूक्रेनी विदेश मंत्री कोलेबा 2 दिन के दौरे पर चीन पहुंचे हैं। हालांकि चीन यूक्रेन का समर्थन करेगा, इस बात की संभावना बहुत कम है। जाहिर है तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बज चुका है, किसी भी वक्त एटमी ब्लास्ट हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इधर यूक्रेन रूस पर छिपकर प्रहार कर रहा है, तो वहीं रूस की सेना अब कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। यूक्रेनी फौज पर जबरदस्त तरीके से हावी होती जा रही है। डोनेट्स्क में भीषण जंग के बाद यूक्रेनी फौज बैकफुट पर है। रूसी सेना ने मारिंका के एक इलाके पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। रूसी फौज का मकसद डोनेट्स्क में यूक्रेन की सप्लाई लाइन को काटना है, ताकि डोनेट्स्क से यूक्रेनी सेना को वापस लौटना पड़े। रूस ने खार्किव पर भी बड़े प्रहार की तैयारी कर ली है। खार्किव में इस्कंदर मिसाइल से रूस ने एक ऐसे ठिकाने पर हमला किया जहां नेटो के सैनिक जमा थे और यूक्रेनी फोर्स की मदद कर रहे थे। गोला बारूद की कमी, ना जीत के जज्बे की। और ना ही युद्ध के नियमों की परवाह। जंग में जब मुकाबला एक तरफा होने लगे, तब किसी भी शहर का ऐसा ही अंजाम होता है। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने सबसे मजबूत किलेबंदी की थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। एक बहुत अहम लोकेशन रूस के कब्जे में जा रही है। डोनेट्स्क में युद्ध लड़ रही यूक्रेनी फौज को मारिंका में रूसी फौज ने कड़ी टक्कर दी है। यहीं मैक्सिमिलियानविका में रूसी फौज 25% इलाके पर कब्जा जमा चुकी है। रशियन आर्मी को हथियारों की भारी खेप पहुंचा दी गई है। किसी भी तरह, किसी भी रणनीति से बारूदी प्रहार की खुली छूट है। क्योंकि पुतिन को अब सिर्फ और सिर्फ परिणाम से मतलब है। यूक्रेन की हिम्मत को तोड़ने के लिए जोरदार प्रहार का एक नया केंद्र भी बना है, और यह है मारिंका से पश्चिम में 6 किलोमीटर दूर मैक्सिमिलियानविका। हाईवे N15 मैक्सिमिलियानविका से होकर गुजरता है और यहीं से यूक्रेनी सेना डोनेट्स्क पर चार्ज कर रही है। अगर रूस का मैक्सिमिलियानविका पर कब्जा हो जाएगा तो डोनेट्स्क से यूक्रेन का कनेक्शन कट जाएगा। हालांकि 25% इलाके पर कब्जे में ही रूस को अब तक कामयाबी मिली है। रूस का मकसद यूक्रेन की सप्लाई लाइन काटना है, ताकि डोनेट्स्क में हथियार न पहुंच सके।